नमस्कार मित्रों, मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कोरोना महामारी के इस विकट और विभीषिका के दौर में आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब मैं आता हूं अपने विषय पर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां पर हिंदी विषय पर चर्चा करते हैं और पिछले वीडियो तक हमने जो हम अध्याय जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, संधि का अध्याय था, उसके हम 18 नियम जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं अगले 19वें नियम के विषय में। तो व्यंजन संधि का जो नियम 19 है, ये नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो नियम 19 जो है, यहाँ पर पिछली वीडियो तक हम व्यंजन संधि का जो एक भेद है अनुस्वार संधि, उस अनुस्वार संधि तक हम आ गए थे। अनुस्वार संधि का भाग अभी चल रहा था और अनुस्वार संधि में पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि म अथवा न के बाद कोई भी स्वर हो तो म अथवा न के साथ हमें क्या करना है, म अथवा न के साथ हमें इस स्वर का क्या करना है, योग करना है, यानी मात्रा के रूप में इसको जोड़ देना है इनके साथ में। तो ये हम पिछले नियम में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर स्वर के स्थान पर यदि कोई व्यंजन हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो इसी पर आधारित ये जो नियम है वो नियम है, ये नियम क्या कहता है कि म अथवा न के बाद, म अथवा न के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो, कोई क्या हो, व्यंजन वर्ण हो, तो म अथवा न के साथ, म अथवा न का पूर्व वर्ण पर, म अथवा न का पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है? तो मित्रों, पिछले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में यह अनुस्वार का जो इस प्रकार का चिन्ह है वो लग जाता है। तो म अथवा न का पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो जाता है। तो ये हो गया व्यंजन संधि का 19वां नियम। सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए? पहले म अथवा न होना चाहिए और इसके बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है। आपको क्या करना है कि ये जो म और न है इनका क्या करना है, अनुस्वार करना है। और ये अनुस्वार किस पर होगा? जो म अथवा न से पूर्व वर्ण होगा उस पर आपको अनुस्वार करना है। म या न से जो पहले व्यंजन आ जाए आपको उस पर अनुस्वार लगा देना है। किस प्रकार से लगाना है ये हम यहाँ उदाहरणों में देखते हैं। सामान्यतः जहाँ पर म हलंत होता है तो सम उपसर्ग के उदाहरण यहाँ पर आते हैं। हम बात करते हैं म अथवा न के बाद में व्यंजनों की, तो सारे व्यंजनों पर हम उदाहरण बनाने का एक प्रयत्न करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, सम प्लस कीर्ण। शब्द मैंने क्या लिख दिया है? सम प्लस कीर्ण। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले क्या है, म हलंत है, उसके बाद में क क्या है, एक व्यंजन है। तो म का क्या होगा? पूर्व वर्ण। तो म से पूर्व वर्ण कौन सा है? स है। तो स के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा और बाद वाला जो शब्द जैसा है वो शब्द पूरा वैसा का वैसा रहेगा। तो इस प्रकार सम प्लस कीर्ण का रूप क्या हो जाता है? संकीर्ण। इस प्रकार से रूप बन जाता है। आगे हम उदाहरण लिख रहे हैं, आप उन उदाहरणों को इसी प्रकार से सॉल्व करते रहिएगा। सभी में मैं अभी जो उदाहरण दे रहा हूँ वो सम उपसर्ग वाले ही उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, म को हटाना है और म से पूर्व वर्ण यानी कि स के ऊपर अनुस्वार लगा देना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, सम प्लस गत। तो इसका रूप निश्चित रूप से आप बना सकते हैं, सम प्लस चरण, सम प्लस जीव। निश्चित रूप से उदाहरण बहुत ही सरल हैं, ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आगे मैं और उदाहरणों की बात करूं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सम प्लस तप्त, सम प्लस देश, सम प्लस धारण, सम प्लस पन्न, सम प्लस बंध,
सम प्लस भाग। इसी प्रकार से इसके कुछ उदाहरण और भी बन जाएंगे। मैं आगे उदाहरण लिख लेता हूँ। सम प्लस यंत्र या सम प्लस योग, सम प्लस रक्षण। सभी वर्ण में इसलिए ले रहा हूं मित्रों कि हर वर्ण के साथ में सम में जो म है उसका रूप क्या होना चाहिए यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप उन पर अच्छी तरह से अभ्यास कर लो। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर ल पर आधारित एक उदाहरण लिख दिया है। सम प्लस लग्न, सम प्लस विधान, सम प्लस सार, सम प्लस क्षय, और शब्द आ गया सम प्लस हार, सम प्लस क्षिप्त। तो इस प्रकार से ये हमने उदाहरण लिख दिया है। अंतिम उदाहरण आने वाला है सम प्लस त्रास, और ये अंतिम उदाहरण आ गया सम प्लस ज्ञान, सम प्लस ज्ञान। तो इस प्रकार से हमने ये जो उदाहरण लिखे हैं, आप देखोगे कि क से लगाकर ज्ञ तक लगभग आने वाले जो व्यंजन हैं, जिन उदाहरणों के सम उपसर्ग के साथ संभावित उदाहरण बन सकते हैं, वो सभी वर्ण हमने यहाँ पर ले लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी उदाहरणों में आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ ये म हलंत हैं, आपको क्या करना है, इस हलंत म के स्थान पर यानी कि संपूर्ण सम के स्थान पर ही आपको क्या कर देना है, स के ऊपर बिंदी लगा देना है, और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो शब्द वैसा का वैसा इसके साथ में जोड़ देना है। तो निश्चित रूप से आप इन शब्दों के उदाहरण आसानी से बना पाएंगे। मैंने शब्द लिखा है सम प्लस गत को आप क्या लिखोगे, संगत। जैसे सम प्लस चरण शब्द लिखा है तो आप क्या लिख दोगे, इसका संचरण। इसी प्रकार सम प्लस जीव का क्या हो जाएगा, संजीव रूप बन जाएगा। सम प्लस तप्त से क्या हो जाएगा, संतप्त, तपा हुआ, अच्छी तरह से तपा हुआ, संतप्त। सम प्लस देश का रूप क्या हो जाएगा, संदेश। इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं सम प्लस धारण का रूप क्या हो जाएगा, संधारण। सम प्लस पन्न, संपन्न। सम प्लस बंध, इसका रूप बन जाएगा संबंध। सम प्लस भाग, इसका शब्द बन जाएगा संभाग। और इस प्रकार से सम प्लस योग का रूप क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। सम प्लस रक्षण से क्या रूप बनेगा, निश्चित रूप से संरक्षण आपने सही बनाया है। सम प्लस लग्न से रूप क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। आशा करता हूँ ये रूप भी आपका सही हो। सम प्लस विधान से, जी हाँ बिल्कुल सही शब्द बनेगा संविधान। और सम प्लस सार के साथ क्या हो जाएगा, संसार। इसी प्रकार सम प्लस क्षय है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, म का स के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो शब्द वैसा का वैसा आ जाएगा। सम प्लस हार से रूप क्या हो जाएगा, संहार। इसी प्रकार सम प्लस क्षिप्त से रूप क्या हो जाएगा, तो रूप निश्चित रूप से संक्षिप्त ही बनेगा। और सम प्लस त्रास, त्रास का अर्थ क्या होता है, भय। तो संत्रास का क्या, सम प्लस त्रास का रूप क्या हो जाएगा, संत्रास। त्रास का अर्थ पीड़ा भी होता है, भय भी होता है। और इसी प्रकार सम प्लस ज्ञान का रूप क्या हो जाएगा, संज्ञान रूप बन जाएगा। अब आप ये सोचते होंगे कि क्या सम के अलावा अन्य और किसी वर्ण के उदाहरण बनते ही नहीं हैं, तो मित्रों ऐसी बात नहीं है। अन्य जो वर्ण हैं उन पर भी बराबर इसके उदाहरण बनेंगे, निश्चित रूप से उदाहरण बनेंगे। और वो उदाहरण क्या होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ शब्द लिख दिया है मृत्युम प्लस जय। तो यहाँ पर भी इसका क्या होगा, म से पूर्व वर्ण क्या है, य है, तो य के ऊपर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और बाद वाला शब्द जो जैसा है वैसा का वैसा आकर शब्द क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। इसी प्रकार शब्द बन जाएगा धनम प्लस जय, तो इसका रूप क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से धनंजय होगा। इसी प्रकार एक शब्द और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ शब्द लिख दिया है प्रलयम प्लस कर, तो इसका रूप क्या हो जाएगा,
प्रलयंकर इस प्रकार से रूप बनेगा। तो निश्चित रूप से अब आगे कितने भी शब्द आ जाएं, आप उन शब्दों का बहुत ही सहजता पूर्वक उन शब्दों की संधि कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से मेरा विद्यार्थी मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने देगा। तो मित्रों, ये उदाहरण थे जिसमें हमने क्या किया था कि म के बाद में कोई व्यंजन आ जाए तो म का पूर्व वर्ण पर क्या करना है, अनुस्वार। अब हमारे पास बचा हुआ क्या है, न है। तो न के बाद में भी कोई व्यंजन आ जाए तो भी न का क्या हो जाता है, पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो जाता है। किस प्रकार से होता है ये हम देखेंगे। हालांकि न के साथ बनने वाले उदाहरणों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, सीमित उदाहरण होते हैं, लेकिन जो भी 2-4 उदाहरण बनते हैं हम उन उदाहरणों को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है अन प्लस जली। एक शब्द और बन जाएगा शत्रुन प्लस जय। तो इस प्रकार के ये कुछ उदाहरण बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, न है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, कोई व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा, इस न का पूर्व वर्ण पर, यानी न से पूर्व क्या है, अ है, तो अ के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। न हट गया क्योंकि ये न ही अनुस्वार के रूप में बदला है। बाद वाला शब्द जो जैसा है वो शब्द यथावत रख दीजिए, शब्द क्या हो जाएगा, अंजलि। और इसी प्रकार शत्रुन प्लस जय का रूप क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से शत्रुंजय ही इसका रूप बनेगा। और ये आप बना चुके होंगे और आपका रूप जो आपने बनाया है वो सही भी बना होगा। और अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम की ओर चलते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हमने 19 नियम पढ़ लिए हैं। आगे जो नियम पढ़ने जा रहे हैं हम, व्यंजन संधि का नियम 20, ये नियम हो गया यहाँ पर 20वां। और इस नियम के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे मित्रों, आपको बता दूं ये नियम भी किसका है, अनुस्वार संधि का ही है। यहाँ भी संधि कौन सी है, अनुस्वार संधि। आगे एक नियम और पढ़ेंगे, वहाँ तक अनुस्वार संधि हमारे साथ रहेगी। उसके बाद में अनुस्वार संधि समाप्त हो जाएगी, विसर्ग संधि उसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ पर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम बात करते हैं इस अंतिम अनुस्वार संधि के इस नियम के बारे में। तो ये नियम क्या कहता है कि सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद यदि कोई क्री धातु से बना पद हो तो क्या हो जाएगा, म का पूर्व वर्ण पर अनुस्वार, म का तो क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो जाएगा, तथा क से पूर्व जो क्री धातु से बना हुआ पद होगा उसमें क निश्चित रूप से आएगा प्रथम वर्ण के रूप में। उस क से पूर्व क्या हो जाएगा, स का आगमन हो जाएगा। स का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण बनेंगे। उदाहरण कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले उपसर्ग क्या होना चाहिए, सम उपसर्ग होना चाहिए। और सम उपसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, क्री धातु से बना हुआ शब्द होना चाहिए। अब क्री धातु से बने हुए शब्द कौन कौन से होंगे, तो वो शब्द होगा कृत, कृति, कार, करण, कार्य। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द होंगे। ये शब्द हो तो आपको क्या करना है, म का पूर्व वर्ण पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार, यानी म जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा। और क से पूर्व क्या आ जाएगा, स का आगमन आ जाएगा। और इस प्रकार से इनका कुछ रूप बनेगा, क से पहले स आ जाएगा। उदाहरण इसके किस प्रकार से बनेंगे हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, सम प्लस कृत, सम प्लस कृत। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले सम उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद में जो ये कृत प्रत्यय है ये संस्कृत के क्री धातु के साथ में त प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द क्या हो गया, कृत हो गया। तो अब आपको क्या करना है
कि क आ गया तो क्या करना है कि जो ये म है, इस म का तो क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो जाएगा, तो सम का तो रूप क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और जो कृत में जो क है, इस क से पहले क्या आ जाएगा, ससुराल वाला स आ जाएगा। कौन सा स आ जाएगा, ससुराल वाला। चेहरे पे चमक आ गई है ससुराल का नाम सुनते ही, लेते ही, है ना, होना चाहिए, अच्छी बात है ना। हम बात करते हैं अब क से पहले, तो सम को तो हमने सम में बदल दिया, कृत में क से पहले स आ गया, और बाद वाला जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, तो सम प्लस कृत का रूप क्या हो जाएगा, संस्कृत रूप हो जाएगा। अब इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आपको उन उदाहरणों को सॉल्व करना है और मुझसे पहले सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है सम प्लस कृति, इसका क्या रूप बनेगा, साथ में आप बनाएं बराबर। और मैंने शब्द लिख दिया है सम प्लस कार्य, सम प्लस करण, सम प्लस क्रिया। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द आए हैं। इन सभी शब्दों में आप देख सकते हैं पहले क्या है, सम उपसर्ग है, और उसके बाद में कृत, कृति, कार्य, करण, क्रिया, ये सभी के सभी शब्द संस्कृत की क्रि धातु से ही बने हुए हैं, विविध प्रत्यय लग करके, और इन विविध शब्दों की रचना हुई है। अब आपको क्या करना है, इस क से पहले आधे स का आगमन करना है, और सम में जो म है इसका स के ऊपर क्या कर देना है, अनुस्वार कर देना है। तो इस प्रकार जो शब्द का रूप बनेगा, सम प्लस कृति का रूप क्या बन जाएगा, संस्कृति रूप बन जाएगा। और निश्चित रूप से आपने भी यही बनाया होगा। इसी प्रकार सम प्लस कार्य शब्द आ गया, तो आप शब्द क्या लिखोगे, संस्कार्य। शब्द क्या लिखोगे, संस्कार्य। सम प्लस करण का रूप क्या हो जाएगा, संस्करण रूप हो जाएगा। और सम प्लस क्रिया का रूप क्या हो जाएगा, संस्क्रिया, ये रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जो ये नियम पढ़ा है, ये नियम व्यंजन संधि का 20वां नियम है। आगे हम बात करते हैं 21वां नियम, वो भी इसी अनुस्वार संधि से ही कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आप ये देखिएगा, नियम 21। ये नियम क्या कहता है कि म के बाद, किसके बाद, यानी कि हम बात करते हैं पूरे सम उपसर्ग की ही, कि सम उपसर्ग के बाद यदि पुनः म हो तो पूर्व म यथावत रहता है। पूर्व म यथावत यानी जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। मित्रों, यहाँ पर जो म रहेगा, इस म के बाद फिर से यदि म आ जाए तो म यथावत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है। हलंत है, आधे व्यंजन के रूप में ये साथ में लिखा जाएगा। किस प्रकार से आप लिखोगे, तो मैं इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिख दिया है सम प्लस मान। शब्द क्या रख दिया है, सम प्लस मान। तो अब आप जब इस शब्द को जोड़ोगे तो क्या करोगे, सम में यहाँ पर आप देख सकते हैं म है, आगे आप देख सकते हैं कि मान में भी क्या है, म है। तो नियम ये कहता है कि म के बाद म आ जाए तो पूर्व म क्या रहेगा, यथावत रहेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, सम्मान शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम्मान। पूर्व म आप देख सकते हैं यहाँ पर यथावत रहा है, आधे के रूप में लिखा है, और बाद वाला जो मान शब्द जैसा है वैसा का वैसा रहा है। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण इसके जो बन जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है सम प्लस मिश्रण, सम प्लस मति, सम प्लस मुख, सम प्लस मेलन, और एक शब्द बन जाता है सम प्लस मिलित। तो इन सभी उदाहरणों में आप क्या देखते हो, एक चीज़ आप कॉमन रूप से देख रहे हो कि सब जगह पूर्व उपसर्ग क्या है, सम है, जिसका अंतिम वर्ण क्या है, म है, और इस म के बाद फिर से क्या आया है, म ही आया है। तो आपको क्या करना है,
पूर्व का जो म है इस म को यथावत रखना है और यथावत रखते हुए आपको इन शब्दों के रूप बना देने हैं। जैसे सम प्लस मिश्रण का रूप क्या हो जाएगा, सम्मिश्रण रूप हो जाएगा। निश्चित रूप से आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। आगे सम प्लस मति का रूप क्या हो जाएगा, रूप बनेगा सम्मति। इसी प्रकार सम प्लस मुख से रूप क्या बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा सम्मुख। सम प्लस मेलन से रूप क्या बनेगा, तो इसका रूप बन जाएगा सम्मेलन। और इसी प्रकार सम प्लस मिलित से रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा सम्मिलित। क्या रूप हो जाएगा, सम्मिलित। तो इस प्रकार से ये उदाहरण बन गए हैं। यहाँ तक हमने अनुस्वार संधि को पूरी तरह से पढ़ लिया है। कुछ नियम अभी तक व्यंजन संधि के और शेष हैं। कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे कि व्यंजन संधि में इतने नियम कैसे हो सकते हैं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो मित्रों, आधा अधूरा पढ़ा है। इसी का खामियाजा अभी तक आप भुगत रहे हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के उपरांत भी हिंदी विषय में कुछ चीज़ें जो अनसुलझी रह जाती है, वो चीज़ें आपको पिछड़ा बना देती है, आप पीछे रह जाते हैं। और निश्चित रूप से उस दर्द को, आपके दर्द को मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। और इसीलिए व्यंजन संधि को बहुत ही विस्तृत रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि मेरा विद्यार्थी किसी प्रकार से भ्रमित ना हो, किसी प्रकार की आधी अधूरी पढ़ाई ना करें। इसलिए मित्रों, मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल से और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जुड़े रहें। नियमित रूप से आप इन वीडियोस को देखते रहें, पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से परीक्षा में आपका हाथ नहीं रुकेगा, आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर गलत नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम के बारे में। तो अगला नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, नियम संख्या 22 हम पढ़ने जा रहे हैं। नियम संख्या कौन सी हो जाती है, ये 22 हो जाती है। 22वां नियम है ये व्यंजन संधि का। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस नियम को आप पढ़िएगा। ये नियम कहता है कि परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद यदि कोई क्री धातु से बना, क्री धातु से बना पद हो, तो क्या हो जाएगा, क से पूर्व श का यानी मूर्धन्य श यानी षड्यंत्र वाले श का आगमन हो जाएगा। हो तो क से पूर्व श का आगमन हो जाता है। कैसे हो जाता है, ध्यान दीजिए कि जैसे सम उपसर्ग के साथ में क्री धातु पद वाले रूप बनाए थे, उसी तरह से परि उपसर्ग के साथ भी क्री धातु पद के ही रूप बनेंगे। लेकिन वहाँ पर सम उपसर्ग में तो अंतर क्या था कि इस म को हमें पूर्व वर्ण पर ले जाना पड़ता था। यहाँ पर हमारे पास परि उपसर्ग है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इन दोनों में क से सम उपसर्ग के साथ में जब जो कोई भी क्री धातु से बना हुआ पद होता, तो हम क्या करते थे, क से पूर्व स का आगमन करते थे। यहाँ पर हम क से पूर्व षटकोण वाले स का यानी मूर्धन्य स का आगमन करेंगे। और इसी प्रकार इनके जो रूप बनेंगे, जो उदाहरण बनेंगे, वो किस प्रकार से बनेंगे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है परि प्लस कार। शब्द क्या लिखा है, परि प्लस कार। तो निश्चित रूप से अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या रूप बनेगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, इसका रूप बनेगा। आप देखिए कि सबसे पहले परि उपसर्ग है, बाद में शब्द क्या है, कार है। तो आपको क्या करना है, क से पहले आधा षटकोण वाला श लगाना है, मूर्धन्य श लगाना है। तो शब्द क्या हो जाएगा, परि यथावत रहा, क से पहले श लग गया और कार शब्द जो क्री धातु से बना हुआ शब्द है ये यथावत रहेगा। तो परि प्लस कार का रूप क्या हो जाएगा, परिष्कार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो बाकी के उदाहरण हैं उन उदाहरणों को लिखें, सीखें और समझें। मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है परि प्लस करण, परि प्लस क्रिया, परि प्लस कार्य, परि प्लस कृति। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं आपके लिए, आप इन्हें सॉल्व करें।
मैं सोल्व करूं उससे पहले एक बार आप सोल्व करें और उसके बाद में इनका जो शुद्ध रूप है वो शुद्ध रूप देखें। हमने यहाँ पर शब्द लिखा है परि प्लस करण, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? परिष्करण। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? परिष्करण। हमने ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं किया है। परि शब्द जो जैसा है वैसा का वैसा रखा है, करण भी जैसा है आप देख सकते हैं वैसा का वैसा रखा है। बस करण के क से पहले आधा षटकोण वाला जो श है, जो मूर्धन्य श है, उसका हमने योग किया है। इसी प्रकार परि प्लस क्रिया का रूप क्या बन जाएगा? इसका रूप बन जाएगा परिष्क्रिया। इसी प्रकार परि प्लस कार्य का रूप क्या हो जाएगा? परिष्कार्य। और इसी प्रकार परि प्लस कृति का रूप क्या हो जाएगा? परिष्कृति रूप हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा? परिष्कृति। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि का जो ये 22वां नियम है, ये नियम भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। मैं ऐसा विश्वास कर सकता हूँ कि आपके भी ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। उदाहरणों को मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जो मैं उदाहरण लिखवा रहा हूँ, आप ये उदाहरण साथ में पेन कॉपी लेके बैठें और बराबर नोट करते रहें, लिखते रहें। उदाहरणों का कलेक्शन आपके पास जितना अच्छा होगा, उतनी बेहतरीन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतना बेहतरीन आपका शिक्षण हो पाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने उदाहरण आप अपने हाथों से सॉल्व करेंगे, उतना ही आपकी पढ़ाई में निखार आता जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के कुछ अगले और नियमों के बारे में। आगे आने वाले जो नियम हैं मित्रों, आपको पहले बता दूं कि सामान्य पुस्तकों में इस प्रकार के जो नियम जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, उनके बारे में परिचय नहीं मिलता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आगे आने वाले इन नियमों के बारे में हम पढ़ें, जानें, सीखें और समझें। क्योंकि मित्रों, मैं यहाँ पर जो क्लासें दे रहा हूँ, आपको केवल जो निम्न स्तर की जो क्लासें होती है, सामान्य स्तर की जो वैकेंसीज आती है, उस लेवल की क्लासेस नहीं दे रहा हूं। मेरी ये जो क्लासेस हैं, जो वीडियोस हैं, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही मददगार हो सकता है। चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, या आरएसएम एसएसबी के भी अधीनस्थ आने वाली जो वैकेंसीज हैं आप उनकी तैयारी कर रहे हो, या आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो। व्याकरण आपके हिंदी व्याकरण की जिस किसी भी परीक्षा में आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि व्याकरण में इससे आगे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही कम बचेगी आपके लिए। आप जो पढ़ें एक बार में अच्छा समय देकर के और अच्छे कंटेंट्स को पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि बार बार क्लासेस में आपको आना जाना ना पड़े, बार बार आपको पैसा खर्च ना करना पड़े। चाणक्य क्लासेस का भी यही प्रयत्न है और इसीलिए बहुत ही एक सुलझा हुआ, एक व्यवस्थित जो पाठ्यक्रम है वो आपको चाणक्य क्लासेस के इस एंड्रॉयड ऐप पर आपको दिया जा रहा है। तो मित्रों, ज़रूरी हो जाता है आगे वाली चीज़ों के बारे में पढ़ना। मैं आपकी जिज्ञासा को और नहीं बढ़ाता हूं, आगे हम चलते हैं नियम संख्या 23 पर। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं नियम 23। नियम जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ विशिष्ट होगा, कुछ सामान्य नियमों से हटकर होगा। तो हम बात करते हैं इस नियम की। तो ये नियम क्या हो जाता है कि किसी भी शब्द के बाद यदि करण प्रत्ययवत जुड़ता हो तो प्रथम पदांत स्वर का लोप होकर, यानी कि पहले पद का अंतिम स्वर जो भी होगा हम उस स्वर का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे और उसके स्थान पर दीर्घ ई का आगमन हो जाता है। यानी ई की जो मात्रा है वो दीर्घ ई की मात्रा लग जाती है, दीर्घ ई का आगमन हो जाता है। आप इस नियम को अच्छी तरह से समझें। सामान्य पुस्तकों में आपको ऐसे नियमों से परिचय नहीं करवाया जाता है। अब आप इस नियम से जुड़े हुए कुछ शब्दों को देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है प्रस्तुत प्लस करण,
ये शब्द यदि आपको दिया हुआ आ जाए और सवाल पूछ ले इसकी संधि क्या होगी, तो मित्रों यहाँ पर आप देखते हो कि त में स्वर कौन सा है, स्वर अ है, और उसके बाद में करण शब्द जो है वो प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है। तो त में आपको बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है और इसका शब्द क्या बन जाएगा, प्रस्तुतिकरण शब्द इसका बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा, प्रस्तुतिकरण। इसी प्रकार से हम कुछ और जो उदाहरण है वो उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है सिद्धि प्लस करण, और मैंने शब्द लिख दिया है वृद्धि प्लस करण, या शब्द आ गया स्पष्ट प्लस करण, या मैंने शब्द लिख दिया शुद्ध प्लस करण। तो इन सभी शब्दों में आप देखोगे कि पहले कोई भी मात्रा लगी हुई हो, आपको क्या करना है, जो प्रथम पद की जो अंतिम मात्रा है उस मात्रा का लोप करना है और उसके स्थान पर किसकी मात्रा लगा देनी है, दीर्घ ई की मात्रा लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्धि प्लस करण में आप देखते हैं कि सिद्धि में जो ई की मात्रा है वो ह्रस्व स्वर की मात्रा है। तो शब्द क्या हो जाएगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बचा कुचा जो शब्द है साथ में जोड़ करके इस प्रकार से आप सिद्धिकरण शब्द लिखोगे। यहाँ आने वाले जो शब्द हैं ये आपको शब्द शुद्धि में भी काफ़ी मदद पहुंचाएंगे। मित्रों, कई बार इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं कि विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वहाँ पर आपको सिद्धिकरण जो शब्द है इसी प्रकार से दिया हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन ये रूप क्या होगा, गलत होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कर्ण प्रत्यय जुड़ता है तो मात्रा क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं वृद्धि प्लस करण। तो इसका भी जब रूप बनेगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धिकरण। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आगे एक शब्द मैं ऐसा लिखूंगा जिसमें ये नियम लागू नहीं होता है। वो इस नियम का क्या है, एक अपवाद सूत्र है जिसमें जो दीर्घ ई का आगमन है वो नहीं होता है। अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। आगे हम बात करते हैं स्पष्ट प्लस करण की। तो रूप क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण। क्या रूप हो जाएगा, स्पष्टीकरण। यहाँ पर भी आप देखोगे कि ट में स्वर केवल अ था, लेकिन करण उपपद बाद में होने के कारण हमने अ का लोप करके और दीर्घ ई का आगमन किया है। शुद्ध प्लस करण का रूप क्या हो जाता है, शुद्धिकरण रूप बन जाता है। इसी प्रकार और भी शब्द आपके सामने आ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका एक अपवाद भी है। क्या है, अपवाद। और वो अपवाद वाला शब्द क्या है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो शब्द है टीका प्लस करण। तो मित्रों, टीका प्लस करण जब शब्द आ जाए तो इसका टीकीकरण नहीं करना है, इसका संयुक्त रूप भी क्या होगा, टीकाकरण ही होगा। क्या होगा, टीकाकरण ही होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का हेरफेर नहीं करना है। तो यहाँ तक हमने व्यंजन संधि के 23 नियम पढ़ लिए हैं। आगे हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के 24वें नियम के बारे में। मित्रों, ये नियम भी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट नियम है। आपको बता देना चाहता हूँ, सामान्य व्याकरण की पुस्तकों में भी इस नियम के बारे में आपको कोई परिचय नहीं मिलेगा। जो उच्च स्तरीय पुस्तकें होती है उसी में आपको इस प्रकार के नियम और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले शब्दों का जो साक्षात्कार है वो करवाया जाता है। हम बात करते हैं इस नियम के बारे में। तो मित्रों, यहाँ पर जैसे मैंने शब्द लिखा है, केवल एक शब्द के लिए भी व्याकरण में बहुत से नियम बने हुए हैं, जो केवल पूरा नियम ही केवल एक शब्द के लिए बना है। जैसे कि ऐसे कुछ नियम यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अहन शब्द के बाद, किसके बाद, अहन। अहन शब्द के बाद यदि पुनः अहन शब्द आ जाए, अहन शब्द आ जाए तो दोनों ही पदों में जो पदांत न है, पदांत न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तथा दोनों पदों के मध्य र का आगमन हो जाता है।
उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां विद्यार्थी विषयगत तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आरएएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या यूजीसी, या केवीएस, एनवीएस, या डीएस, एसएसबी के पीजीटी या टीजीटी स्तर की तैयारी कर रहा हो, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। विद्यार्थी की क्षमता कितनी है, उसका ज्ञान कितना है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए ही ऐसे विशिष्ट नियमों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। और इनमें अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी उलझ भी जाते हैं, क्योंकि सामान्य पुस्तकों में ऐसे नियमों के बारे में कोई ज़्यादा परिचय प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले शब्द क्या होना चाहिए, पहले शब्द होना चाहिए अहन। पहले शब्द क्या होना चाहिए, अहन। और उसके बाद में भी शब्द क्या होना चाहिए, शब्द होना चाहिए अहन। पहले भी अहन और बाद में भी अहन। तो क्या होना चाहिए दोनों पदों में? सबसे पहले तो क्या कहता है कि अहन शब्द के बाद फिर से अहन शब्द हो तो दोनों ही पदों में पदांत न का लोप हो जाता है, यानी यहाँ से भी जो ये न है, इस न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, केवल अह बन जाएगा। जो ये न है, इस न का यहाँ से भी लोप कर देंगे और इस न का यहाँ से भी क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या हो गया, अह प्लस अह हो गया। और अब नियम क्या कहता है कि इन दोनों पदों के बीच में आगमन किसका हो जाएगा, र का आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा, र का। अब आप देखिए इसको आप किस प्रकार से जोड़ोगे, तो आप इसको इस प्रकार से जोड़ोगे, पूर्व पद में जो अह है वो अह यथावत रहेगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद में क्या आ गया, र आ गया, र के बाद स्वर अ है, इसलिए र में अ की मात्रा लग जाएगी और ये जो ह है वो यथावत जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार अहन प्लस अहन की संधि क्या हो जाती है, अहर रह हो जाती है। क्या हो जाती है, अहर रह। तो इस प्रकार अहन प्लस अहन की संधि हो जाती है अहर रह। इसी प्रकार इसी एक अहन शब्द से जुड़े हुए कुछ और भी नियम हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। आगे हम बात करते हैं नियम संख्या 25 के बारे में। मित्रों, ये जो नियम है, इस नियम पर आधारित केवल एक ही शब्द है और उच्च स्तरीय परीक्षाओं में ये आपको पूछा जाता है। रोक दो वीडियो। आगे हम बात कर रहे हैं नियम 25वें के बारे में। तो 25वां नियम क्या कहता है, 25वां नियम ये कहता है, हम लिख लेते हैं नियम संख्या 25। यह नियम कहता है कि अहन शब्द के बाद यदि र का आगमन हो तो पदांत न के स्थान पर ओ का आगमन हो जाता है। शब्द ये कहता है कि नियम ये कहता है कि पहले शब्द क्या होना चाहिए, अहन शब्द होना चाहिए, और इस अहन शब्द के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द हो तो क्या होता है, पदांत जो न है, इस न का लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके यदि मैं उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण आपके सामने इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे मैंने शब्द लिख दिया अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रूप। दो शब्द इस नियम के अंतर्गत बनते हैं, दोनों पर आप गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह कि अहन शब्द के बाद में जो भी शब्द आता है उसका अंतिम स्वर सामान्यतः हट जाता है, तो रात्रि के स्थान पर केवल रात्र शब्द का प्रयोग होगा, यह मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर ये जो दोनों ही स्थानों पर जो ये न आया हुआ है, आपको क्या करना है, इस न के स्थान पर ओ का आगमन करना है। तो अहन प्लस रात्रि का क्या हो जाएगा, अह तो यथावत रहेगा, रही बात बाद में न के न को हम हटा देंगे तो इसके स्थान पर ओ का आगमन हो जाएगा, और रात्रि में रात्रि में जो ई है इसका लोप होकर के और केवल
अ के योग से शब्द क्या बन जाएगा, अहोरात्र। तो अहन प्लस रात्रि का जो संधि रूप है वो क्या हो जाता है, अहोरात्र हो जाता है। इसी प्रकार अहन प्लस रूप का संधि रूप क्या हो जाता है, इसकी संधि हो जाती है अहोरूप। क्या हो जाती है, अहोरूप के रूप में शब्द बन जाता है। तो इसी प्रकार अहन शब्द से जुड़े हुए ये कुछ नियम हो गए। लेकिन नियम 26वां क्या कहता है, आप नियम 26 की ओर चलिए। इन उदाहरणों को एक बार अच्छी तरह से समझ लें कि अहन शब्द के पदांत न का लोप होता है और इसके स्थान पर ओ का योग हो जाता है यदि बाद में र हो तो, और अगर र नहीं हो तो क्या हो, तो हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं। जैसे कि अगला नियम यह कहता है कि अहन शब्द के बाद यदि र के अतिरिक्त कोई व्यंजन हो तो र का आगमन हो जाता है, र का आगमन हो जाता है। यानी अहन के बाद में र के अतिरिक्त कोई अन्य अगर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, र का आगमन करना चाहिए, यानी र को बीच में लाना ही लाना है। उदाहरण कैसे हो जाएंगे इसके, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, शब्द लिख दिया मैंने अहन प्लस मुख। शब्द मैंने क्या लिख दिया, अहन प्लस मुख। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखिए कि पहले तो शब्द न है और उसके बाद में क्या है, म, र नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस न को हटाना है और न के स्थान पर र लिख देना है। तो शब्द क्या हो जाएगा, अहरमुख। क्या हो जाएगा, अहन प्लस मुख का रूप क्या हो जाएगा, अहरमुख। बाद में र नहीं है तो न के स्थान पर ये जो र आएगा, ये र किसके स्थान पर आएगा, न के स्थान पर आएगा, यानी न के स्थान पर र का आगमन हो जाता है। और जैसे मैंने शब्द लिख दिया अहन प्लस आसन। आसन शब्द का अर्थ होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। तो जब हम जोड़ेंगे तो न का र के रूप में रूपांतरण हो जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा, अहर राशन। शब्द क्या बन जाएगा, अहर राशन। तो इस प्रकार से यानी प्रातः का भोजन यानी नाश्ता जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो ये नियम पढ़ा है, ये नियम हमने पढ़ा था 26वां नियम। तो मित्रों, व्यंजन संधि के हमने अब तक 26 नियम पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि संधि यानी व्यंजन संधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है। हम बढ़ते हैं नियम 27वीं की तरफ। नियम 27 क्या कहता है, नियम 27 ये कहता है, यहां पर हम कुछ सेलेक्टेड शब्दों को लिखेंगे, जैसे कि अब, जब, तब, कब इत्यादि अव्ययों के बाद यदि ही निपात हो तो प्रथम पदांत ब का लोप हो जाता है। प्रथम पदांत ब का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तथा ही के स्थान पर, ही के स्थान पर क्या हो जाता है, भी हो जाता है। क्या हो जाता है, भी हो जाता है। अब इसके उदाहरण कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि अब, जब, तब, कब, सब, इस प्रकार के शब्द लिख लोगे। कौन कौन से शब्द लिखोगे आप, अब प्लस ही, शब्द आप क्या लिख लोगे, पहला अब
प्लस ही, जब प्लस ही, तब प्लस ही, कब प्लस ही। इसी प्रकार एक शब्द आ जाएगा सब प्लस ही। तो इन सभी शब्दों में आप देखिए कि पहले पद के अंतिम वर्ण के रूप में क्या आया है, सब जगह है ब आया है। नियम क्या कहता है कि इस प्रकार के जब शब्द आ जाएं तो इन सभी शब्दों में जो कि ये शब्द सभी के सभी क्या है, अव्यय हैं, इन सभी शब्दों के बाद में नि ही क्या आ जाए, निपात के रूप में आ जाए। तो क्या करना है कि प्रथम पद का जो अंतिम ब है इसका क्या करना है, लोप करना है, इसको हटा देना है। और जो ही है इस ही को हमें किस में बदल देना है, भी के रूप में बदल देना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। जो ही है इस ही के स्थान पर हमें क्या कर देना है, भी कर देना है। ही के स्थान पर क्या कर देना है, ही को हमें भी में बदल देना है। और जो ये ब है इस ब का हमें क्या कर देना है, लोप कर देना है। शब्द क्या बन जाएगा, अब प्लस ही, ब का लोप हो जाएगा तो केवल अ बचा, और ही के स्थान पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, अभी। इसी प्रकार जब प्लस ही से क्या रूप बन जाएगा, जभी। तब प्लस ही से क्या रूप बन जाएगा, तभी। कब प्लस ही से क्या रूप बनेगा, कभी। और इसी प्रकार सब प्लस ही से क्या रूप बन जाएगा, सभी। ये रूप बन जाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि 27 नियमों के साथ व्यंजन संधि जो है यह समाप्त हो गई है। मगर फिर भी यदि कोई इन नियमों के अतिरिक्त भी यदि कोई शब्द आपके समक्ष आ जाए तो निश्चित रूप से आप अपना शब्द, आप अपनी समस्या, आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा दीजिएगा, चाणक्य क्लासेस संस्थान तक पहुंचा दीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी हिंदी विषय से जुड़ी हुई जो समस्या है, हर समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा, जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से भी आपसे संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। आज हमने व्यंजन संधि को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। आगे हम विसर्ग संधि का अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वह आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें, आपका जो शिक्षण है वो सुगम रूप से चलता रहे। इसी के साथ मैं दीपक सिखवाल अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।